4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। और आपके गालों पे रंग कुछ कम लग रहा है, मुझे लग रहा है होली का आपने गुलाल से खेली होगी। हम लोग तो बहुत कस कस के गाढ़े गाढ़े वाले रंग से खेलते हैं, बड़े मुश्किल से छुटा था। सब दर्शकों को भी पुनः होली की बधाइयाँ, सबने बड़ी अच्छी से खेली होगी। राजीव जी, अब जो बात आती है वो आती है कि जब पंचांग देखा जाता है हिंदू धर्म का, तो उसमें माना जाता है कि नववर्ष अप्रैल में शायद शुरू होता है। मैं कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें जानता नहीं, क्योंकि मैं तो अपना नया साल ईमानदारी से 1 जनवरी को ही मनाता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ भैया मैं पूरी दुनिया के साथ चलता हूँ, तो अपना नववर्ष तो 1 जनवरी को ही है। लेकिन मैं तब भी जानना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हमारा नववर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, शायद 1 अप्रैल ही मानते हैं हिंदू धर्म। नहीं, अलग-अलग तारीख है। हाँ, अलग-अलग तारीख है, ओके, ओके। वो तो टेक्निकलिटी इसका बता दूंगा मैं। हाँ, हाँ, तो वो उसका मतलब क्या होता है? और ये जो नववर्ष आता है, जैसे हम मान लेते हैं कि मेरा 5 जनवरी का जन्म है, तो जैसे ही वो आया तो हमने 1 साल और बढ़ गया। तो हिंदू नववर्ष का क्या राशियों पे, ग्रहों पे, ज़िंदगी पे असर पड़ता है? क्या नया साल इसी से काउंट होता है? क्या है ये, ज़रा मेरे दर्शकों को विस्तार से समझाइए, क्योंकि अब लगातार इस पे मैसेज आने शुरू हो गए हैं। ओके। सबसे पहले वो आपने जैसे होली की बात की, तो मैं दर्शकों को बिलेटेड हैप्पी होली उस पिछली बार मैं भूल गया था, शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे भी प्रेम और सौहार्द का क्या नाम है त्योहार है, उस तरह से ही लोगों ने, मुझे ऐसा उम्मीद है, देश में मनाई गई होगी। तो सबसे पहले संजय जी आपके उसके बात पर आता हूँ। देखिए, ये हिंदू पंचांग है, ये नया पंचांग है इस आने वाला साल का। ये और हम लोगों ने पिछले 20 साल में इसी पर काम किया। ये पंडित हरदेव शर्मा शास्त्री, जो कि 2 ज्योतिषी बुलाए गए थे भारत की आजादी का समय निकालने के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बुलवाए थे। उनमें एक ज्योतिषी यही थे जिनका ये परिवार अभी पंचांग चला रहा है, पंडित हरदेव शर्मा शास्त्री। और दूसरे थे सूर्य नारायण व्यास, उज्जैन वाले। तो पंचांग का मतलब है 5 अंग, तिथि, नक्षत्र, वार, कर्ण, 5 अंग से पंचांग शब्द निकल के आया है। तो हमारे आपको, और ये किताब मैंने हमेशा आपके हर प्रोग्राम में दिखाता हूँ, ये है मंडेन एस्ट्रोलॉजी की एक तरह से बाइबल है ये हमारी मंडेन एस्ट्रोलॉजी की। क्योंकि वारामेर जो है, जो विक्रमी संवत कहते हैं, राजा विक्रमादित्य के राजगुरु वराहमिर होते थे। तो वारामेर ने इसके ऊपर, इन विषयों के ऊपर बहुत काम किया है। जैसे भूकंप है आपका, नव वर्ष है जो हिंदू वर्ष संवत्सर की बात करते हैं, और क्या नाम है, और महामारी जैसे आ जाती हैं। इसी तरह से ये हम लोगों की ये एक प्रेस्क्राइब बुक और थी, जो हमारे यहाँ के कुछ प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने लिखी थी, एस्ट्रोलॉजी, मंडेन एस्ट्रोलॉजी। तो इनके ऊपर देखा गया है भाई कि जो रिजल्ट आता है, पूर्व काल में भी मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं। संवत्सर, एक तो जो टेक्निकलिटी जो आप अभी बता रहे थे, 1 अप्रैल नहीं होता है, उसका सीधा सिद्धांत बताता हूं। संवत हमेशा वहां से शुरू होता है, चैत्र मास की प्रतिपदा, फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मास को प्रतिपदा कहते हैं ना, पड़वा जिसको देशी भाषा में कहते हैं, जहां पर आपका बासंती नवरात्र शुरू होते हैं, उस दिन से संवत्सर शुरू होता है। तो वो तो अब चूंकि हमारे यहाँ जितने भी त्योहार हैं दर्शकों, वो चंद्रमा की गति के आधार पर बनाए, लूनर मास से देखे गए, सोलर मास से नहीं देखे गए। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, लूनर मास जो है बेसिकली 354.37 डेज के बराबर होता है। लूनर ईयर 354.37, जबकि सोलर मास कितना होता है, 365 दिन 24 सोलर डेज के बराबर होता है एक साल, सोलर ईयर। तो इसमें जो गैप होता है ना, इसीलिए वो 28 फरवरी के को मनाया जाता है, और उसमें 2 दिन की वो इनकी जो डेज का शॉर्टफॉल आ रहा है ना, उसको मैच कराया जाता है, क्योंकि आपका सोलर ईयर ज्यादा बड़ा है लूनर ईयर से। तो हमारे यहाँ त्योहार सारे के सारे चंद्रमा की गति से, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन, उत्साह और उत्सव का सिग्निफिकेटर है। तो संवत्सर जो है हिंदू वर्ष, जिसको हम हिंदू वर्ष नहीं बल्कि वैदिक वर्ष कहा गया, हिंदू शब्द तो विदेशी शब्द है। मैं दर्शकों आपकी जानकारी के लिए फिर से कहूंगा, हिंदू शब्द विदेशियों ने दिया था, अरबी लोगों ने। तो ये हमारे को उसको बोलना अच्छा नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए। ये वैदिक वर्ष है। तो वैदिक वर्ष तब शुरू होता है संजय जी, जब चैत्र मास की प्रतिपदा को फर्स्ट डे से आपका संवत्सर शुरू होता है। उसको विक्रमी संवत भी कहा गया है। और विक्रमी संवत क्यों कहा गया है? क्योंकि ये राजा विक्रमादित्य के पीरियड से शुरू किया गया इस गणना को।
वरामेर का मैंने नाम लिया ना, तो इसलिए विक्रमादित्य का विक्रमी नाम आया, उसमें विक्रमी संवत कहा गया है। तो करंट में ये अभी 2081 चल रहा है और 29 मार्च को 2082 संवत्सर शुरू होने जा रहा है। आपके प्रोग्राम में मैंने 6 अप्रैल को प्रोग्राम पिछले साल किया था और मैंने जितनी बातें कही थी उसमें लगभग मैंने जब उसको रिव्यू किया था अपने प्रेडिक्शन को, जो आपके यहाँ हमेशा दिखाई है संजय जी, उसमें 90% से ज्यादा प्रेडिक्शन सच हुई है। तो 90% प्रेडिक्शन, जैसे मैंने उसमें कहा भाई इवन आपकी बीजेपी सरकार के खिलाफ भी मैंडेट मिला था, मतदान हुआ उसमें, मैंने कहा कई राजाओं के जो है मतलब शासन पलट जाएंगे और ज्यादातर जितने चुनाव हुए इसमें सबकी गद्दियां गई हैं, फ्रांस से लेकर के अभी कनाडा वाला भी चला गया बेचारा। तो ये सब हुआ तो हमारा विश्वास इस पर बढ़ जाता है। देखिए रिजल्ट से हमको फेथ होता है, फेथ बढ़ता है हमारा कि भाई ये कैलकुलेशन सटीक है कि नहीं है, ये काम करती है नहीं करती है, और यही साइंटिफिक तरीका भी है। तो मैं दर्शकों की जानकारी के फिर से रिव्यू करता हूं। संवत्सर की उदय तिथि का, अच्छा, और एक होता है इसमें हमारे हिंदू वर्ष में संवत्सर में ये माना गया संजय जी कि इसका एक राजा होता है। राजा मतलब उसके नेचर से पूरी दुनिया का शासन जो है गवर्न होता है, और एक मंत्री रिप्रेजेंट करता है प्रजा की मानसिक अवस्था को, राजा और मंत्री। तो संवत्सर जिस दिन शुरू होता है, जो उस उदय तिथि होती है, अब दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं संजय जी, उदय तिथि क्या होती है। एक तिथि अगर रात्रि को शुरू हुई है, जैसे कि आपको मैं बताऊं हमारी कैलकुलेशन ज्योतिषी गणना के अनुसार संवत्सर 29 मार्च से शुरू हुआ है, 29 मार्च के, लेकिन संवत्सर उदय तिथि जो संवत्सर की है वो 30 जनवरी है, इसीलिए 30 मार्च है, इसीलिए पहला नवरात्रा इस बार 30 मार्च को पड़ने जा रहा है। पहला नवरात्रा जो है 30 मार्च को होगा। तो उदय तिथि अब 30 मार्च को जो दिन होगा वो उस दिन का राजा 30 मार्च को पड़ रहा है आपका क्या नाम है, संडे। तो इसलिए उस दिन का जो स्वामी, संडे का स्वामी सूर्य है, इसीलिए इस संवत्सर का स्वामी सूर्य है। और जिस दिन सूर्य मेष राशि में, आपको पिछले बार भी मैंने बताया था जब आपके नए साल के प्रोग्राम पे मैंने किया था कि ये नया वर्ष हमारे सोलर मतलब एक्चुअल एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से नया साल नहीं है, क्योंकि उस समय जब 1 जनवरी को सूर्य 9 नंबर राशि में होता, धनु राशि में, तो बीच में से आप साल कैसे शुरू कर सकते हो, वो तो कैलेंडर ईयर है। अब जाकर सूर्य 12 राशियां पूरी करके 1 नंबर राशि से अपनी साइकिल शुरू करेगा अप्रैल के महीने में, 1 नंबर में, लगभग 14 अप्रैल के आसपास। तो जब सूर्य 14 अप्रैल को जब मेष राशि में आता, उस दिन जो डे होगा, उस डे का स्वामी मंत्री माना गया है। तो आपको संजय जी जानकारी बता देता हूं, इस संवत्सर का नाम सिद्धार्थी संवत, और इसका राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। मतलब उदय तिथि जिस दिन शुरू हो रही है उस दिन संडे, और 14 अप्रैल को भी संडे। तो सूर्य का प्रभाव आ गया इसके अंदर, तो इसके लॉजिक है। अब मैं आपको बता, संवत्सर की उदय तिथि का स्वामी ही वर्ष का राजा माना गया है। जिस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है उस दिन का स्वामी वर्ष का मंत्री माना जाता है। इससे विक्रमी संवत्सर भी कहा जाता है। ऐसे वैदिक नववर्ष पूर्व काल में राजयोषी क्या होता था, इसका महत्व क्यों है, आपने जैसा पूछा। इसका महत्व यह था, राजा का पूरा प्रशासन और राजा का पूरा कार्यकाल इसी दिन से गणना होती थी, पूरी कैलकुलेशन होती है इस दिन से। तो इसीलिए जो साल भर का भविष्य है, अब मुझे अगर अपने भारतवर्ष की बारे में बताना है, मुझे दुनिया के बारे में बताना है, चाहे इकोनॉमी से लेके शेयर बाजार से लेके और भी कोई घटना बतानी है, या अमेरिका के बारे में बताना है, एक तो अलग अलग देशों की अलग अलग कुंडली हो गई, और एक सामूहिक रूप से पूरी दुनिया का हालचाल बताने के लिए यही साल संवत्सर को महत्व दिया गया है। तो पूर्व काल में राजयोषी इसी दिन से आने वाले वर्ष का फलादेश देखते थे। राजा का भविष्य, उसकी नीतियां, उनका जनता के ऊपर प्रभाव, जनता का व्यवहार, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, वर्षा की अवस्था। आपके पता है बहुत सारी डिटेल साइंस है, वो कभी अगले प्रोग्राम में भी जरूर बताऊंगा मैं। वर्षा होगी ही नहीं होगी, कृषि, अनाज, फल सब्जी का उत्पाद, मौसम, युद्ध या आतंकवादी घटनाएं, भूकंप, दुर्घटनाएं और और अन्य प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप, पड़ोसी राज्यों से संबंध आपस में देशों के कैसे होंगे, विश्व की राजनीति, विदेश नीति, बीमारी, महामारी, महंगाई इत्यादि का आकलन भी इसी संवत्सर की बनने वाली कुंडली के आधार पर होता है। तो कुंडली बनती है, जैसे आपको पता ही, आप भी सीख गए हैं
कि जिस मोमेंट पे अमावस्या डीप होती है, मतलब सूर्य और चंद्रमा की डिग्री बराबर होगी, वहां से 1 मिनट भी जैसे ही चंद्रमा आगे हुआ, वो हमारा प्रतिपदा शुरू हो जाती है लॉजिकली। उदय तिथि अगले दिन है, तो वहां से हमारा जो कुंडली बनेगी, उसी कुंडली को हम संवत्सर की कुंडली मानते हैं। भविष्यवाणी करते समय वर्ष का राजा, मंत्री, वर्षेश, जो मतलब बारिश का, मेघ का स्वामी कहा गया, बादलों का, धनेश, धानेश आदि देखे जाते हैं, जिनका प्रभाव इस कुंडली के साथ सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। तो संजय जी, आज मैं आपको बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस समय दुनिया की बहुत खराब हालत है। आपके ही प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम पहले मैंने कहा था, संजय जी, 29 मार्च से जो नया संवत्सर शुरू हो रहा है, वो बहुत भयानक तस्वीर विश्व की लेकर के आ रहा है। इतनी भयानक लेके आ रहा है कि जबरन रूप से कई देशों के राजा हटाए जाएंगे, या हटना पड़ेगा, या भाग करके दूसरे देशों में, उनको भागना पड़ेगा दूसरे देशों में। जैसे कि शेख हसीना भाग करके इंडिया में आई है। भाई, आपके खिलाफ विद्रोह हो जाए और आपकी अर्थव्यवस्था फेल हो जाए, आपको भागना ही पड़ेगा। तो ये कुंडली है संजय जी, जो नए संवत्सर की कुंडली बनी है। अभी दर्शक देख ले, नया संवत्सर 29 मार्च 2025 को शनिवार के दिन शाम को 4:27 पर शुरू होता है। अलग अलग देशों के लिए भी इसका फलादेश देखा जाता है। तो मैं ये सिंह लगन का आया, और इतना खतरनाक आया कि इसमें आप देखिए, बहुत सारे जोशी मैंने देखा सोशल मीडिया पर प्रोग्राम कर रहे हैं, 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, 6 ग्रह इकट्ठे हो, एग्जैक्टली आप देखिए, इसमें दर्शक देख सकते हैं 5 ग्रह इसमें 8वें घर में आ रहे हैं सारे के सारे। और 8वां घर बहुत खतरनाक माना गया, जिसमें लग्ने सूर्य भी इसमें 8वें घर में है। तो मैं दर्शकों जानकारी के लिए आपके इसका फलादेश बताता हूं, इसका महत्व बताता हूं, क्योंकि आज टेक्निकल प्रोग्राम हमारा ज्यादा है, जो कि साल भर के लिए मैटर करता है। 29 मार्च को दोपहर 4:27 पर सिंह लगन में और मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शुरू हो रहा है। इस वर्ष का राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य है, जो हॉरोस्कोप का लग्ना लॉर्ड भी है और 8th हाउस में प्लेस है। ये राहु केतु से पीड़ित है। इसके साथ 10वें घर का स्वामी और 7वें घर का 3rd हाउस का स्वामी शुक्र भी पीड़ित है। इसमें 2nd लॉर्ड, 11th लॉर्ड मरकरी नीच का है इस कुंडली में, जो मैंने कुंडली आपको दिखाई है। 2nd लॉर्ड होता है धन, इकोनॉमी का। तो विश्व की इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरनाक साल है। और आपका 3rd हाउस होता है आपका कम्युनिकेशन का। तो ये जो स्टारलिंक आपके देश में आ रहा है ना, इससे संबंधित भी बहुत सारी अभी खराब समाचार आने वाले हैं, क्योंकि 3rd हाउस मतलब कम्युनिकेशन वार, जो आपका सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन कंट्रोल होता है। एक तरह से अब नया जो युद्ध जो है, वो बेसिकली कम्युनिकेशन पर ही होगा, और ड्रोन टेक्नोलॉजी से। अब फिजिकल वार तो अब संभव नहीं है। तो इसमें नीच का है और वक्री है। दूसरे घर में केतु, 7वें भाव में शनि, 10वें घर में बृहस्पति है इस कुंडली में, और 8वें घर में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, वक्री बुध, राहु, और 11वें भाव में मंगल है। मंगल की 4थी दृष्टि 2nd हाउस पर जा रही है। 2nd हाउस आपका फाइनेंस का, जीडीपी का होता है, जो हमने आपको पहले भी मैं बताया अक्सर। ये वाली ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बुक है, इसमें अलग अलग हाउसेस के सिग्निफिकेंस दिए हैं। मैं जल्दी से आपको 2nd हाउस के सिग्निफिकेंस आपको पढ़ के बताता हूं कि इसमें क्या होगा। देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ 10th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड, जो कि सब राज्यों में किसी राजा के खिलाफ षड्यंत्र के द्वारा उनको पोजीशन से हटाने का योग बन रहा है। 10वें, और इसमें आपको बताएं संजय जी, राजा की हत्या का योग भी ये बनता है। ये किस कंट्री में होगा, तो उस कंट्री के लिए तो उसकी हॉरोस्कोप होना जरूरी है। इसलिए हम तो जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इस साल में हम ये देखेंगे एब्रप्टली, अचानक, क्योंकि 8वां घर अचानक घटनाओं का होता है। अचानक, जैसे कि आपको जानकारी के बताया, 2001 में भी संजय जी सूर्य जो है आपका क्या नाम है, वर्षेश था, साल का स्वामी था। तो उस दौरान आपका नेपाल में खूनी वो संघर्ष हुआ था परिवार में, जो राजा को मार दिया गया 2001 में। तो ये चीजें इंडिकेट करती हैं अकॉर्डिंग टू क्लास। और इसमें जुपिटर इज एक्सपेक्टिंग 2nd हाउस, 4th हाउस, 6th हाउस, मंगल एक्सपेक्टिंग 2nd हाउस, 5th हाउस एंड 6th हाउस। दूसरा घर हेवीली इन्फ्लुएंस है और एफ्लेक्टेड है 5 ग्रहों के द्वारा।
तो उसमें शास्त्रों में हमारे क्या कहा गया, सूर्य अगर स्वामी हो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल बुक्स, द रूलर्स ऑफ द कंट्रीज वुड बी मेंटली डिस्टर्ब, there will be danger by fire and thieves, prosperity for corrupt and dishonest corporate, prosperity मतलब उनकी उनकी उन्नति होगी करप्ट लोगों की, prosperity for corrupt and dishonest corporates, politicians, officers and distress to common people. आम आदमी को इसमें बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफें आएंगी. एक्सट्रीम हॉट ईयर विद लोअर ड्यूरेशन, इस साल भयंकर सूखा पड़ने का, बहुत तेज गर्मी, समर इस साल का होगा जो बहुत रिकॉर्ड तोड़ेगा कई सालों के, और उस गर्मी के कारण आपका एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए भी बहुत कष्ट आने वाला है, जिससे महंगाई बढ़ेगा, पूरी बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य ही का प्रभाव है. और आपको बता दें तो दर्शकों जानकारी के लिए, राजा सूर्य है, मंत्री सूर्य है और वर्षेश भी सूर्य है, जिसको लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है. इस साल सूर्य का इतना प्रभाव है, और सूर्य का मतलब है सूर्य अग्नि तत्व का कारक है, तो इसलिए हीट बहुत ज्यादा रहेगी, तो और ड्यूरेशन बहुत ज्यादा गर्मी की रहेगी. अभी आप देख रहे हैं मार्च के महीने में ही कितनी गर्मी आ गई है. फरवरी को भी हमने अखबारों में पढ़ा था कि कितने वर्षों का रिकॉर्ड टूटा जो इतना गर्म फरवरी गए. अभी रात को 32 मतलब 30-31 टेम्परेचर पहुंच रहा है. तो ये आ रहा है कि वेरी हॉट कंडीशन बिकॉज, और बरसात इसमें इस साल बहुत कम होने वाली है. इसके कारण एग्रीकल्चर का, पूर्व काल में एग्रीकल्चर पॉलिसी संजय जी इसी के ऊपर डिसाइड होती थी कि बारिश होगी नहीं होगी. तो उसमें अगर बारिश कम होगी तो आपका अनाज का भंडार बढ़ा लिया जाए, और या ऐसी क्रॉप को प्लान किया जाए जिसमें पानी कंजम्पशन कम होता हो. इस तरह की प्लानिंग होती थी एग्रीकल्चर प्लानिंग पूर्व काल में. less because of little rain and less harvesting may cause to distress farming and farmers. This may cause inflation and will disturb the economy, GDP across the world. Egoistic leaders may fight and may go about destroying each other in war, general and trade war, दोनों तरह के वार में. There may be severe earthquake, इसमें severe earthquake का आने का भी योग है. There may be severe earthquake and tragedies in hills, especially hills, पहाड़ी इलाकों में, और ईस्ट पूर्व दिशा में, उत्तर में और उत्तर पूर्व दिशा में अर्थक्वेक और नेचुरल कैलमिटीज आने का योग है. साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी डिस्टर्ब रहेगी. साउथ वेस्ट डायरेक्शन जैसे हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और वर्ल्ड का साउथ वेस्ट भी विल बी ऑल्सो होस्टाइल फॉर ऑल दीज कैलमिटीज. आपको जानकारी के लिए बता देता हूं संजय जी, और इस दौरान बहुत बड़ा देश और दुनिया में पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होने वाला है. तो दर्शकों आपके लिए एक हिस्ट्री के जब हम बात करते हैं तो आपको अभी तो एक किताबी बुकी सी बातें लग रही होंगी. मैं आपको बता दूं कि आज से 24 साल पहले सूर्य जो है 2001 में जब राजा था वर्ष का, तो उस दौरान क्या क्या हुआ. सन वॉज द ईयर लॉर्ड इन 2001 and we saw one of the worst disaster, the भुज earthquake. 2001 में भुज का earthquake आया था जिसमें सैकड़ों लोग मरे थे. तो मैंने earthquake की बात करी तो सूर्य और अस्तम भाव हमारा होता है जमीन के अंदर का, तो इसलिए आपको पता जमीन के अंदर कोई भी हरकत होगी जैसे मिनरल्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, ये सारी चीजें 8वें घर से देखी जाती हैं, मतलब अंडर द अर्थ. तो उसमें आपका भुज earthquake आया था गुजरात में, जिसमें सैकड़ों लोग मरे थे. और इसके अलावा देश की राजनीति में भूचाल आया था. तो अभी भी देश की राजनीति में भूचाल आने का योग कैसे आया था, आपको संजय जी रिकॉल कर रहे हो अपनी मेमोरी में. तहलका एपिसोड हुआ था. तहलका एपिसोड शुक द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री विच एक्सपोज करप्शन एमंग्स पॉलिटिशियंस एंड हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स. उस तहलका एपिसोड ने 2001 में पॉलिटिशियंस उस दौरान और आर्मी ऑफिसर्स और अन्य ऑफिसर्स के बीच में करप्शन के स्कैंडल को एक्सपोज किया था. तहलका कांड जो हुआ था जिसमें बड़े बड़े लोग नाम आए थे. और उस दौरान कलेप्स ऑफ यूटीआई स्कीम, आपकी जो शेयर बाजार में स्कीम थी वो यूटीआई का भी कलेप्स हुआ था. सो आप क्या होता है ना ये, और इसके अलावा ये होता देयर वाज रॉयल ब्लड शेड इन नेपाल. नेपाल में जो खूनी संघर्ष हुआ था जिसमें अपने परिवार के लोगों को गोली से मार दिया गया था. तो वो क्योंकि राजा को कष्ट आता है, जैसे हमने आपको अपने प्रोग्राम में शुरुआत में ही कहा था कि एब्रप्टली किसी तरह की हिंसक मृत्यु हो सकती है. अचानक किसी को पद से हटाना, कॉन्स्पिरेसी के द्वारा हटाना,
और आज तो कॉन्स्पिरेसी बहुत सारी होने वाली है। अब आपके देश में भी स्टार लिंक आ रहा है ना। स्टार लिंक का मतलब है सैटेलाइट से आपकी देश की डिफेंस इंफॉर्मेशन, आपकी गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी इंफॉर्मेशन, मतलब आपने सारा सूचना तंत्र उनके हवाले कर लिया। हालांकि अभी उसको परमिशन नहीं मिली है। न्यूज़पेपर में भी ये आया था, भारत सरकार ने कुछ कंडीशन लगाई है कि भाई इसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा। कंट्रोल का मतलब इस इंटरनेट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कौन करेगा जब देश में कोई तो नेचुरल। राजीव जी, बड़ी मजेदार बात हुई कि अभी परमिशन मिली नहीं है, लेकिन हमारे मंत्री जी को इतनी जल्दी थी, उन्होंने ट्वीट कर दिया स्टार लिंक का स्वागत है। तो हल्ला मचा तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। हमारे उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड नहीं जवरिया रिटायर किए गए एक आईजी हैं अमिताभ ठाकुर, बड़े तेज तर्रार है, फायर ब्रांड नेता है, वो नेता ही कहूंगा मैं तो। जब सरकार ने उनको जबरदस्त रिटायर कर दिया तो उन्होंने अपनी आजाद अधिकार सेना बना दी। आज उन्होंने मंत्री जी के इस ट्वीट करने और डिलीट करने को एक बड़ा भ्रष्टाचार बताया है कि अभी स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हुई या बंटवारा नहीं हुआ, उससे पहले मंत्री जी इस तरह ऐलान कर देते हैं और बाद में डिलीट करते हैं। उन्होंने नोटिस भेजा है और ये नोटिस भेज के वो मंत्री जी के खिलाफ लीगल कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। हाँ, स्टार लिंक के आने से पहले एक तो गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, मोदी जी की बलिहारी है, मोदी जी के मंत्रियों की बलिहारी है। अभी वो कंपनी आई नहीं, सब बच्चे की जबान पे ये है कि हम अपना सारा नेटवर्क है क्या जिंदगी में, ये फोन ही तो है। इसके अंदर आपका मेरा एक एक बातचीत, एक एक संवाद, फैमिली के फोटो का ट्रांजेक्शन, एक दूसरे से संवाद, बातचीत, व्यापार, सब फोन तो है। अब इसका नेटवर्क आप सबका अमेरिका में दे रहे हैं। पहले ये माना गया कि जो डाटा लीक हुआ वो सब रिलायंस के जियो ने किया, आपका सब डाटा उनके पास चला गया। चलो वो भी हिंदुस्तानी है, लेकिन आप विदेशी को दे रहे हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह के ग्रह हैं तो राजीव जी ये जो वर्ष बदलेगा उसमें ये सब भी देख सकते हैं हम कि क्या क्या भ्रष्टाचार होंगे। सरकार के लिए कैसा रहेगा ये, मतलब केंद्र सरकार यस, वो मैं उसी बात पे आ रहा हूं। देखो सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इसमें आपको बताऊं कि कितना खतरनाक चीज है। हमारे देश के लोगों को और आपकी जनता को जागृत होना चाहिए कि आपका सारी पर्सनल प्राइवेट डेटा उनके हाथ में जा रहा है, विदेश के हाथ में। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है, दर्शकों आप लोग देखिए अखबार, 1 हफ्ते 10 दिन पुराने अखबार को खोज लीजिएगा। क्या ट्रंप ने धमकी दी थी? ट्रंप ने धमकी दी थी। इसी से सोचो आप क्या कितना बड़ा खतरा देश की मतलब क्या नाम है संप्रभुता के साथ आप करने जा रहे हो। द टेलीकॉम सर्विसेज आर क्रिटिकल फॉर ए कंट्री डिफेंस। रिमेंबर इट इज नाउ नोन दैट यूएस थ्रेट्स टू स्टॉप स्टारलिंक सर्विसेज टू यूक्रेन। आपको पता है यूएस ने धमकी दी थी यूक्रेन को, जब यूक्रेन नहीं मान रहा था, जब जेलेंस्की का वहां उस समय जो उनके वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के साथ जो हीटेड आर्गुमेंट हुए थे, उसके बाद यूएस ने क्या किया था? यूएस ने यूक्रेन को धमकी दी कि हम आपकी स्टार लिंक की सर्विसेज को स्टॉप कर देंगे। अब आप बताइए उस देश की सारी डिफेंस इंफॉर्मेशन, सारी वर्किंग बंद हो जाएगी। उसकी धमकी कौन दे रहा है? अमेरिका। तो इसका मतलब है यूक्रेन का कंट्रोल किसके पास था? अमेरिका। वही आप इंडिया के साथ करने जा रहे हो, वही आप इंडिया के साथ कर दोगे। उसका परिणाम क्या हुआ कि जेलेंस्की डर गया और डर के उसको ट्रंप की बात माननी पड़ी। और उसने क्या किया? ट्रंप सरकार जो चाहती थी उनकी माइनिंग्स और मिनरल्स के जो उनकी माइंस है उन पर कंट्रोल चाहती थी, उन पर सुपरविजन चाहती थी, उनकी रॉयल्टी चाहती थी, और वो हत्या ली। और उसने अपने टर्म्स पर ट्रंप ने उसको मनवा लिया कि आप रशिया के साथ कंप्रोमाइज करेंगे। तो ये होने वाला है संजय जी, ये एक तरह से आपकी गुलामी के लिए है। मैंने आपको कहा ना कि सूचना तंत्र के इसको सडन कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, मतलब फॉरेन पावर के, क्योंकि इसमें इस कुंडली में जो दर्शकों मैंने आपको दिखाई है 12वां घर फॉरेन पावर का होता, फॉरेन का, और 8वें घर में ये इकट्ठे हो रहा। 8वां घर सीक्रेट होता है। सीक्रेट जितनी भी गुप्त चीजें होती हैं वो 8वें घर से देखी जाती हैं, और ओपन चीजें आपके 10वें घर से देखी जाती। तो आपकी फॉरेन कंट्री, फॉरेन पावर आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क को, आपके और पॉलिटिकल लीडर्स को बदलवा सकती हैं, उनकी सरकार की कार्रवाई को डिस्टर्ब कर सकती हैं। और थर्ड हाउस है, आपको पता, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भी देखा जाता है, आर्मी के जनरल को भी देखा जाता है। सो डिफेंस के लिए ये खतरा आने वाला है इस ग्रहण के। आपने कहा ना, मैं इंडिया के लिए ही ये बताने जा रहा हूं कि इसमें पहला तो कैजुअलिटी यही है। और मोदी जी को कभी भी बदलवा सकता, कोई भी स्कैंडल उनको ओपन किया जा सकता है।
क्योंकि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मोदी जी की सत्ता के लिए 2025 बहुत खतरनाक है, इस संवत्सर के हिसाब से भी। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि ये जो संवत्सर आ रही है, ये मोदी सरकार की सत्ता के लिए खतरनाक बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए डेथ लाइक सिचुएशन लेके आ रही है, डेथ लाइक सिचुएशन लेकर के आ रही है। आगे मैं उसमें बताता हूं। तो पीपल में लॉस द फेथ इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब लोगों को क्या है ना, देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों में जनता का विश्वास खत्म होने लगेगा। People will lose the faith in the economic policies and structure of the respective government throughout the world। पूरे दुनिया भर में यह होने वाला है, भारत के साथ साथ अमेरिका भी बहुत बड़े अपने, आपको पता है जानकारी के लिए, अमेरिका अपने पिछले 100 साल के सबसे खराब दौर में, सॉरी 1929 के बाद सबसे खराब दौर में जा रहा है, और ये बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का संकेत दे रहा है ये वाला नया संवत्सर। मतलब ग्रेट डिप्रेशन, बहुत लंबी, और ये आर्थिक मंदी जिसको कहते हैं रिसेशन, ये बहुत लंबा चलने वाला है। क्योंकि जब भी आपको जानकारी के संवत्सर 2082 का जो प्रारंभ है सूर्य ग्रहण में हो रहा है। जिस समय संवत्सर नया शुरू हो रहा है उसी से 2 घंटे पहले सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है। उसी दिन आंशिक सूर्य ग्रहण दोपहर 2:21 पर होगा। और सूर्य ग्रहण मतलब संशय है, राजा सूर्य, मंत्री सूर्य, लग्नेश का स्वामी सूर्य और सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य ग्रहण का मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में चंद्र ग्रहण का बताया था। चंद्र ग्रहण हमेशा प्रजा के लिए मानसिक कष्ट लाता है और सूर्य ग्रहण रूलर के लिए, राजा के लिए। तो मजे की बात है, 4:27 पर दोपहर में तो नया संवत्सर शुरू हो रहा है। उससे पहले ग्रहण शुरू हो चुका 2:21 पर। तो संजय जी, जिस समय आपका नया संवत्सर शुरू हुआ उस समय ग्रहण काल है, ग्रहण चल रहा है उसके अंदर। क्योंकि ग्रहण जो है शाम को 6:30 बजे करीब खत्म होगा, लेकिन संवत्सर तो आपका उससे पहले ही शुरू हो चुका है। जिस लग्न में यह वर्ष शुरू होगा, सिंह लगन, उसका स्वामी भी सूर्य, संवत्सर का राजा और मंत्री भी सूर्य। सिंह लगन की कुंडली में सूर्य की अच्छी अवस्था नहीं है। ये 8वें भाव में राहु स्वामी के 8वें भाव में 12वें भाव के स्वामी चंद्र, तीसरे घर और 10वें घर के स्वामी वक्री शुक्र, सेकंड और 11th लॉर्ड जो वक्री और नीच का है बुध के साथ, राहु केतु के साथ। और आपको एक और जानकारी बता देता हूं, इसी संवत्सर में ये जो साल आपका शुरू हुआ, एक और डेंजरस इवेंट होने जा रही है। वो डेंजरस इवेंट ये है संजय जी कि इसी दिन 29 मार्च को शनि अपनी 2.5 साल की जो राशि का, कुंभ राशि में जो उसका प्रवेश था उसको खत्म करके मीन राशि में प्रवेश करने जा रहा है। और शनि जो है रात को 9:41 पर दर्शकों राशि परिवर्तन करेगा। तो जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेगा तो टेक्निकली अगले दिन आपको 6 ग्रह दिखाई देंगे 8वें घर में। और 8वां घर क्या होता है दर्शकों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 8वां घर आपके गजब, आपने आज तो ऐसा नेटवर्क कर दिया कि सबके रोंगटे हाँ, खड़े कर दिया आपने। तो आपको बताएं, ये लगभग शनि भी लगभग 5 घंटे बाद अपनी राशि परिवर्तन करके मीन में प्रवेश करेगा। और इस तरह मीन राशि में यानी नए संवत्सर की कुंडली में टोटल 6 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे 8वें भाव में। सेकंड हाउस से क्या देखा जाता है, जो मैं दर्शकों को जल्दी से जानकर बता दूं, क्योंकि आपके इस संवत्सर में दूसरे घर ही पीड़ित है 6 ग्रहों से, और 6 नहीं 8 ग्रहों से पीड़ित है। टोटल 9 ग्रह है संजय जी। ये एक अपने आप में मेरी आज का प्रोग्राम की ये प्रेडिक्शन दर्शक अपने बार नोट करके रिकॉर्ड में रखें कि ये पहली बार, मैंने भी अपने इतने वर्ष से 20 साल से ज्योतिष में हूं, किसी घर के ऊपर 8 ग्रहों का प्रभाव। 6 घर तो 8वें घर में हो गए दर्शकों। सेकंड हाउस में केतु है और 11वें भाव में मंगल है, उसकी चौथी दृष्टि जा रही है, तो 8 का प्रभाव हो गया। सेकंड हाउस से जल्दी से पढ़ के बता दो। सेकंड हाउस से किसी भी देश की फाइनेंशियल कंडीशन, रेवेन्यू, नेशनल एक्सचेकर, नेशनल वेल्थ, परचेजिंग पावर, इकोनॉमी एज ए होल, जीडीपी, कैपेसिटी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, नेशनल डेट्स, करेंसी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बैंक्स, नेशनल ट्रेजरी, resources of the nations, its capacity to raise funds, national trade and commerce, export, imports, purchasing power of the people, interest rate, taxation, stock markets, fluctuation in the exchange rate signify होता है। और नए संवत्सर में दूसरे घर का हेवीली पीड़ित होने का संकेत है कि विश्व में बहुत जबरदस्त मंदी, आर्थिक मंदी आने वाली है।
ग्रेट रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं, स्टॉक मार्केट के बबल्स पूरी दुनिया में फटेंगे। आपके दर्शकों की जानकारी के बताता हूं, पिछले मंगलवार को जो इंडस बैंक में जो घाटा एक दिन में 30%, लगभग 27-28% शेयर गिरा था, उसमें 18,000 करोड़ एक ही कंपनी की वेल्थ खत्म हो गई थी। और संजय जी, आपको ये आजकल गोदी मीडिया नहीं दिखाता, उसमें आपको पता है म्यूचुअल फंड को 6,500 करोड़ का नुकसान हुआ एक ही कंपनी के शेयर गिरने से। इसी तरह से एलन मस्क के जो भतीजे हैं, नए नए भतीजे बने एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप के जो भतीजे हैं एलन मस्क, उनकी कंपनी भी जब डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का न्यूज आया था उस समय से 30% नीचे गिर चुकी है, क्योंकि ये ग्रहण में कई सारे सेक्टर्स का नुकसान होने वाला। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इसमें आता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर, दुनिया भर में कई बैंकें बैंकरप्ट हो जाएंगी, कई बैंकों के घोटाले होंगे, बैंकरप्ट होने वाली हैं कई बैंकें, और भारतवर्ष में भी कई बैंकें बैंकरप्ट होने वाली हैं। यह खतरनाक संकेत है। और स्टॉक मार्केट के बबल्स फटेंगे, जनता को, इन्वेस्टर्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भारी नुकसान होने वाला है। लोगों की और देश की परचेजिंग पावर कमजोर होने से इकोनॉमीज कोविड पीरियड से भी ज्यादा लंबे समय के लिए प्रभावित होंगी, मंदी में जाएंगी। यह समय उपभोक्तावाद, कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं, कैपिटलिज्म की हिंदी है उपभोक्तावाद की डेथ जैसी अवस्था का साबित होगा। लोगों के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो खरीदोगा से। सो कैपिटलिज्म का डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। इस साल से ही कहानी शुरू हो जाएगी। और फाइनेंशियल एंड करप्शन स्कैंडल्स ऑफ मेनी प्रोमिनेंट पीपल, corporates, politicians, officers will be exposed. Many banks and financial institutions may be failed and closed. मंगल और केतु के इस प्रभाव से ट्रेड वार अपनी चरम सीमा पर होगा। लोगों का अनरेस्ट इतना पूरे दुनिया भर में फैलने वाला है, which may become violent and may force to many leaders to step down from their position. कई देशों में सत्ता परिवर्तन होगा। कई देशों के प्रोमिनेंट पीपल, पॉलिटिशियन अपना देश छोड़कर दूसरे देश में भाग करके छिपेंगे। उनके ऊपर उनके देशों में मुकदमे शुरू होंगे, युद्ध जैसे हालात बनेंगे। वर्ल्ड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन डिसइंटीग्रेट होंगे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कैसे? जैसे WHO को यूएस ने कहा एक तरह से बिल्कुल इनइफेक्टिव कर दिया, इसी तरह यूनाइटेड नेशन के ऊपर भी खतरा है। यूनाइटेड नेशन को भी अमेरिका ने ही बनाया है और अमेरिका के लिए बुरा समय आ रहा है। ये अमेरिका में भी कई राज्यों में डेमोक्रेटिक स्टेट जो है ट्रंप के खिलाफ विद्रोह करेंगे, रिवोल्ट करेंगे डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो है। और ये क्या नाम है, और वर्ल्ड के बड़े इंस्टीट्यूशन डिसइंटीग्रेट होंगे। दुनिया भर में लोगों के आर्थिक कष्टों के बढ़ने से लॉ एंड ऑर्डर, थेफ्ट्स और अन्य क्राइम, टेररिस्ट अटैक्स, साइबर अटैक्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, क्राइम बढ़ेंगे। टोटल हार्मनी, ब्रदरहुड एंड पीस ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिस्टर्ब। ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, आर्थिक मंदी एक लंबे समय तक चलेगी और पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ेगी, उससे भी भयानक होगी। सेक्स क्राइम बढ़ेंगे, सेक्स स्कैंडल्स ऑफ प्रोमिनेंट पीपल, पॉलिटिशियंस मे बी एक्सपोज। मीडिया, एंटरटेनमेंट, इंटरनेट, सोशल मीडिया में भी कई स्कैंडल्स एक्सपोज होंगे। दुनिया इंटरनेट के जरिए स्पेस और कम्युनिकेशन वार में इन्वॉल्व होगी। कई देशों के बीच उनके डेटा थेफ्ट, साइबर अटैक्स के जरिए उनके फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, गवर्नेंस एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाएगा और उनकी सत्ता परिवर्तन कराई जाएगी। आपके लिए जल्दी से जानकारी बता देता हूं संजय जी, 1929 में 1939 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, मंदी। वो मंदी आई थी, शुरू हुई थी और 39 से 40 तक चली थी, मतलब लगभग 10 वर्ष का वो मंदी का पीरियड था। इसी तरह का खराब समय, और वो भी अमेरिका से शुरू हुई थी। देखिए, जब जब विश्व में मंदी का दौर आया है तब तक अमेरिका इन्वॉल्व रहा है। 2008 में भी सब प्राइम क्राइसिस के कारण अमेरिका में मंदी आई तो पूरी दुनिया हिल गई थी, और 1929 में भी आई थी। और अभी भी दर्शकों, जो मैं अमेरिका की कुंडली दिखाने जा रहा हूं इंडिया के चार्ट से पहले, ये अमेरिका की कुंडली है दर्शकों, आपकी मेमोरी ताजा हो जाएगी। अमेरिका की भी सिंह लगन की कुंडली है और ये सिंह लगन का ही संवत्सर है। और इस सिंह लगन की कुंडली में आप देखिए दूसरे और 8वें एक्सेस में 8 ग्रहों का प्रभाव है। सो अमेरिका की इकोनॉमी ध्वस्त तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त, और इसमें सारा कम्युनिकेशन। तो ये जो कुछ हो रहा है, और आपको बता रहा हूं कि जो जिस तरह की चीजें, और हमारे यहां भारतवर्ष में ये है
12वां घर जो होता है स्लेवरी का भी होता है, राहु इसमें इन्वॉल्व है। अमेरिका अपनी, और 8वां घर होता है अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स का। सो अमेरिका की अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेन पॉलिसीज के कारण वो कई देशों को इस मेंटली डिस्टर्ब करेगा, जैसे जिसमें एक भारतवर्ष भी होगा। हमारे भारतवर्ष में हमारे प्रधानमंत्री महोदय, आपको पता है दर्शकों, जानकारी के लिए याद रहे, जिस नफरत घृणा से 2014 से मोदी जी ने सत्ता चलाई है, विपक्ष बुद्धिजीवियों, माइनॉरिटीज, दलित, गरीब, आदिवासियों के साथ आज काल उनसे भी एक एक करके ट्रंप के रूप में बदला ले रहा है। ये जो ट्रंप के रूप में बदला ले रहा है वो काल ले रहा है मोदी जी से। मोदी जी जब ट्रंप के आगे सरेंडर करने, जब पिछले महीने यूएस गए थे, तब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बाहर आकर मोदी को का सम्मान नहीं किया था, जबकि जेलेंस्की को और इजराइल के पीएम को और नेताओं को, छोटे छोटे कंट्री के देशों को, नेताओं को वो बाहर रिसीव करने आए थे। मोदी जी को रिसीव करने नहीं आते, लेकिन भक्तों को पता नहीं क्या लग रहा है। और बार बार इंडिया के हाई टैरिफ की बात करके उन्होंने इंडिया को ह्यूमिलेट किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका ह्यूमिलेशन हुआ था मोदी जी का। अब धीरे धीरे यूएस के कॉर्पोरेट्स इंडिया के कॉर्पोरेट्स को अपना गुलाम बनाने जा रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि 12 घंटे के अंदर 2 बड़ी आपकी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज ने एक ही विदेश की कंपनी से, एलन मस्क की कंपनी से करार किया 12 घंटे के अंदर। तो इसी तरह से आप ये सोचिए कि आप आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए उसने, क्योंकि आपके पास उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो आपको परेशान करेगा। उसने आपके इतने सारे सिटीजन्स को हथकड़ी बेड़ियां लगा के भेजा, लेकिन आप कुछ नहीं बोल पाए। इससे अंदाज लगता है कि आप कितने कमजोर हो चुके हैं। और आने वाला सूर्य ग्रहण, नया संवत्सर मोदी सरकार के लिए और अशुभ समाचार लाने वाला है। आज मोदी जी आजाद भारत के सबसे कमजोर लाचार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जो केवल सत्ता में देश और जनता का सम्मान साख बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि मजबूरी में अपने अनैतिक अधर्मी कार्यों के लिए दंड पाने के डर से चिपके हुए हैं, डर के कारण बैठे हैं। याद रहे, डेमोक्रेसी में देश की साख, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी में जो गवर्नमेंट फेल हो जाती है, उनके लीडर्स का एक दिन भी सत्ता में रहने का उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि ये टोटल फेलियर गवर्नेंस का माना जाता है। भाई आप देखिए, आपकी इकोनॉमी फ्लॉप हो जाए, आपकी देश की साख गिर जाए और विदेशी नीति फ्लॉप हो जाए, तो आप बताओ फिर किस बात के आप डेमोक्रेसी में लीडर हो? मतलब ही नहीं है। कोई हिंदू मुसलमान और मंदिर से तो डेमोक्रेसी चलती नहीं है भैया, वो तो व्यक्तिगत मसला है। जो गवर्नमेंट फेल हो जाती है, उनको लीडर्स को एक दिन सत्ता में रहने का। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज आपको बता देता हूं, एक और उसने बड़ा गेम खेला है। डोनाल्ड ट्रंप ने 48 करोड़ में जो इमिग्रेशन का गोल्ड कार्ड जो लॉन्च करने की बात करी है, आप सोचिए कि आपके देश के जो 10% जो पैसे वाले लोग हैं, उसके सामने उन्होंने दाना डाल दिया उसने। आप अगर उनके ऊपर सख्ती करेंगे तो वो वहां जाकर के आपकी सिटीजनशिप ले लेंगे। ओपन ऑफर है, वो आपकी क्रीम को अट्रैक्ट कर रहा है। और दुनिया भर में हमने ये देखा कि स्किल्ड लेबर की डिमांड आ रही है, तो आपके पास जो मिडिल क्लास जो है ना, जो ताली थाली बजाने वाला, वो सबसे ज्यादा सफर होगा मोदी जी का जो भक्त है। देखो, उनको चिंतन करना चाहिए कि आप किस तरह के देश को उनको सपोर्ट करके किस हालत में देश को ले आए हैं। ये वो हमारे 100 से ज्यादा अरब खरबपतियों को अट्रैक्ट करने के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारी क्रीम को अट्रैक्ट करके हमारे देश को कमजोर करके उसके व्यापार और रिसोर्सेज पर कब्जा करने का संकेत दे रहा है अमेरिकन कॉर्पोरेट्स का। आपको पता है, मैंने आपको 2-3 प्रोग्राम पहले भी मैंने हिंट दिया था, मैंने, संजय जी, ये अमेरिका के कॉर्पोरेट आपके कॉर्पोरेट्स पे को कब्जा करेंगे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको चाहिए पैसा, या सारे इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब अमेरिका में है। इंडिया ने अपना टोटल इंटरेस्ट इंटरनेट मस्क को सौंपी दिया है। और आज सोचिए, ये मुगल और इंग्लिश पीरियड के बाद, आपका मुगल काल में और इंग्लिश पीरियड में भी इसी तरह से आप गुलाम हुए थे व्यापारिक रूप से। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट, जबकि आपको पता है संजय जी, एक जानकारी की मैं बताऊं, न्यूज़पेपर की ही इंफॉर्मेशन है, आपको पता भी होगा कि इसमें 2G स्पेक्ट्रम के टाइम में कांग्रेस की सरकार को सबसे ज्यादा बदनाम किया गया था, और बीजेपी ने जो हल्ला किया था। और 2G स्पेक्ट्रम, देखो, स्पेक्ट्रम अलॉट करने का काम तराई का है, तो वो जो मंत्री जी आप जिनका नाम ले रहे थे, वो मंत्री जी किस हैसियत से वो बात कर सकते हैं? स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट, स्पेक्ट्रम से संबंधित कोई भी पॉलिसी इवन नरेंद्र मोदी, उनका प्रधानमंत्री कार्यालय और पूरी कैबिनेट नहीं कर सकती है। ये तराई के आस है, जो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी पावर है।
और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी था कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेक्ट्रम और अगर अलॉट किया जाता है तो उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर होना चाहिए, टेंडरिंग होनी चाहिए। आप सिंगल पार्टी को कैसे ऑर्डर दे सकते हो, इसी का तो सारा खेल था। और आप देखिए वही चीज इनके साथ गलती करने जा रहे हैं। तो अब कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है, तो ये सब फैक्टर इसलिए बने कि इकोनॉमी का फेल होना, और मोदी जी ने अगर इस पॉलिसी पे स्टारलिंक को आगे बढ़े तो ये स्टारलिंक की पॉलिसी कोर्ट में चैलेंज होगी और इसके जरिए मोदी जी की सत्ता संकट में फंसने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है राजीव जी, बड़ा भविष्य आपने तस्वीर खींच दी नए साल की, हिंदू नए वर्ष कैलेंडर की। मैं जरा एक चीज और पूछना चाहूंगा, होली को लेकर इतना विवाद पहले कभी नहीं हुआ, बचपन से होली खेलते आए हैं हम, ना जाने मेरे कितने मुसलमान दोस्त हैं मेरे संग होली खेले हैं। अब 4 PM के दफ्तर में कम से कम 9-10 लड़के लड़कियां हैं। हमने जब नया ऑफिस खोला, हवन किया, मैंने आज वीडियो भी बोला है, सारे मुस्लिम लड़के लड़कियां बैठे पूजा में, सबने टीका लगाया, प्रसाद खाया। अभी हमने होली की पार्टी करी, होली की पार्टी में पहले हमने रोजा अफ्तार किया और लोगों ने नमाज अदा करी, उसके बाद हम होली खेले। तो हमने 4 PM की टीम को उदाहरण इसलिए दिया कि जो बात हमारे ऑफिस में है, ये बात पूरे देश में है, सब प्यार से खेलते थे। लेकिन 9-10 दिन से, होली से पहले गोदी मीडिया ने इतना बवाल काटा कि ऐसे मुसलमान मना कर रहे हैं अकेले, कहीं कोई मुसलमान मना नहीं कर रहा। कल भी मेरे संग कई मुस्लिमों ने कस के होली खेली। ऐसे तो बहुत सारे हिंदू नहीं निकलते घर से, वो ताला लगा के रहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हिंदुओं का त्योहार है होली, ऐसा खौफनाक वातावरण तैयार किया गया जैसे माने क्या होने वाला है, और ये खौफ पैदा किया जा रहा है कि मुसलमानों का इस तरह खौफ दिखाओ कि हिंदू एक हो जाए। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो नफरत है, ये जो दो समुदाय के बीच में नफरत बांटी जा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर उत्तर प्रदेश सरकार जब गठन हुई, क्योंकि आप तो जनपति तब बनाते हैं जब सरकार का गठन होता है, तो ये जो सरकारें बनी हैं, मैं आपसे अनुरोध अभी एडवांस में करूंगा कि अगला शो में हम लोग पूछेंगे, आप निकाल के रखिएगा कि योगी सरकार जब बनी थी और मोदी सरकार जब बनी थी, क्योंकि दोनों के बीच में टकराव, डबल इंजन टकरा रहे हैं बुरी तरह से। तो अगले प्रोग्राम में मैं एडवांस में कई दर्शक मुझसे कह चुके हैं पूछने के लिए, तो आप अध्ययन कर लीजिए, अगली बार पूछेंगे। लेकिन इस बार मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा की राशि में कोई ऐसा योग था नफरत का? आप सोचो कि 12 जिलों में मस्जिदें तिरपाल से ढक दी गई, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। किसी का धार्मिक स्थल तोड़ के उसके धार्मिक स्थल पर कपड़ा डाल के आप होली मना लोगे? हिंदू धर्म तो उदार धर्म रहा है, सबके लिए वसुधम कुटुंबकम की बात करने वाले लोग इस तरह नफरत का माहौल बना रहे हैं। तो ये कौन सा ग्रह है इनकी राशि में, ये मुंह खोलते हैं तो नफरत ही नफरत बरसाते हैं। सुबह से उठते हैं तो नफरत, तो दोपहर तो नफरत, सोते हैं तो नफरत। तो ये कौन सा ग्रह है, ये बताइएगा। देखिए ये पुराण है, और पुराणों के अनुसार देखो राम जी कब आए, पौराणिक पीरियड में। आपके रामचरितमानस भी, रामचरितमानस और आपका महाभारत, ये सब पौराणिक काल था। तो पुराणों में सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता देता हूं, इन लोगों को ये जो भगवान राम ने जो है रामचरितमानस में जो व्याख्या की है राक्षसों की, वो मुझे बार बार इसलिए कहनी पड़ती है क्योंकि ये जो बीजेपी की कुंडली अब मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें बेसिकली राक्षसी वो गुण है। देखिए मैंने आपको हमेशा प्रोग्राम में कहा, राक्षस व्यक्ति जन्म से नहीं होता। जैसे जन्म से कोई जाति हमारी नहीं होती, इसी तरह से गुण राक्षस भी आप जन्म से नहीं होते हैं। आपकी प्रवृत्तियां हैं, आपकी सोच है, आपकी एक्शन है, वो आपको राक्षस बना देते हैं। तो जो शास्त्रों में कहा गया है कि भाई देखिए, उन्होंने कहा, देखो आदित्यनाथ जी जो है रामचरितमानस के उत्तर कांड के अनुसार केसरिया कपड़े पहनने वाले संत या योगी हैं, जिन्हें ना तो संस्कृत भाषा का, इतिहास का, पुराण का या वेद पुराण का कोई उनको उपनिषद का ज्ञान है, ना सनातन धर्म के धर्म शास्त्रों की समझ है, और ना ज्ञान है। तुक ये है कि संघ और अंधभक्त इनको बहुत बड़ा महान विद्वान मानते, भगवान जाने। तो इसीलिए आप ये सोचिए, और ये क्या है, ये संत का अर्थ होता है, देखिए मैंने आपके प्रोग्राम में कहा संत का अर्थ होता है वैराग्य। जिसने संसार को, पद को, सत्ता को, पैसे को, गाड़ी घोड़े को त्याग दिया हो, वो वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट, वो संत कहा गया है। इन ये कहा के संत हैं। ये तो भाई आपने कपड़े पहन लिए, पीले सर टकला करा लिया तो आप कह रहे हो संत। और किसी मठ के अगर आप मठाधीश हो जाओ, उससे थोड़ी आप संत कैटेगरी में आ जाओगे। तो संत का अर्थ ये कहा गया वैराग, जिससे वो कोसों दूर है, क्योंकि वो सत्ता रूपी माया से चिपके हुए हैं, अनेक अधर्म के कार्य कर रहे हैं, जैसे प्रजा में भेदभाव करना, और ये भेदभाव करने के बराबर है। जबकि इसको ये राक्षसी गुण माना गया। भेदभाव, प्रजा में भेदभाव करना राक्षसी गुण है।
हिंसा के, सदैव हिंसा की बात करना, निंदा करना, झूठ बोलना, उपहास उड़ाना, हमेशा उपहास उड़ाते हैं और भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा करते हैं। भ्रम फैलाने की स्थिति कैसे? कहीं उनका बयान आया भी 2-3 दिन पहले, और एक दिन वो समय आएगा पूरा विश्व भगवा पहनेगा। अरे कैसे पहन लेगा? अभी तक आप 75 साल में पूरे देश को तो भगवा पहना नहीं पाए हो। आप देखो दक्षिण भारत अभी भी आपसे कटा पड़ा है। आपको संजय जी एक जानकारी और बता देता हूं, जो आने वाला सितंबर में मंगल की महादशा शुरू हो रही है, भारत में डिवीजन होगा उत्तर और भारत दक्षिण में, क्योंकि मंगल की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो दक्षिण भारत मानी जाती है। हिंसक आंदोलन दक्षिण भारत में होंगे, जो भारत के डिलिमिटेशन के कानून को या उसकी प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करेंगे। मतलब आप अपने देश में बटे, देखिए आप बड़े बड़े इतिहासकारों से पूछ लीजिए संजय जी, भारत कभी भी एक बहुत कुछ राजाओं के बीच पास ही वो एक अखंड भारत रहा है, अन्यथा हमेशा ये रियासतों में बटा रहा है। यहां पर हमेशा मुगल या दूसरे जो लोग बाहर के इन्वेडर्स आए, उन्होंने शासन इसलिए किया था, हमारे राजा आपस में लड़ते मरते रहते थे। आज स्थिति आपने, भाजपा ने पूरी 2014 से यही बना दी है कि जितने भाजपा रूल्ड स्टेट हैं और भाजपा के नॉन रूल्ड स्टेट हैं, उनमें आपस में तालमेल ठीक नहीं है। जो विपक्षीय स्टेट है, वहां पर आपने राज्यपाल ऐसा बैठा दिया जो गड़बड़ी करता रहता, हमेशा तंग करता रहता। तो किस तरह का आपने हार्मनी डिस्टर्ब की है? तो ये राक्षसी गुण है, और उस राक्षसी गुण को मैं जल्दी से पढ़ के बताता हूं, जो कि प्रभु श्री राम ने, ये विभीषण गीता है, ये प्रभु श्री राम ने, ये राम गीता है। प्रभु राम गीता में भगवान ने जो भरत को जो संवाद में बताया कि राक्षस लोग कैसे होते हैं, और दर्शक ये देखें, आप अपने लोग जो उनको फॉलो कर रहे हैं, मोदी जी को और योगी जी को, वो खुद फॉलो करें कि आपके अंदर भी ये गुण है। तो आप खुद चिंतन करिए, किसी से कहने की जरूरत, मैं नहीं कह रहा राक्षस, आप स्वयं चिंतन कीजिए कि क्या आप राक्षस हैं। तो भगवान कहते हैं, और भगवान के वर्ड है, मेरे अपने वर्ड नहीं है, भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं भरत से, ये सदैव निंदा करने वाले, झूठ यानी फेक न्यूज और तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने वाले प्रोपेगेंडा, दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करने वाले, काम, क्रोध, निजी स्वार्थ, अहंकार, लोभ परायण, निर्दयी, कपटी, हिंसा, कुटिल, छल कपट, षड्यंत्र रूपी अनेक पापों से युक्त होते हैं। ये बिना किसी कारण दूसरों से बैर रखते हैं। इनका संपूर्ण आचरण इन्हीं अधर्मों गुणों से पूर्ण होता है। भगवान ने इनको दुष्ट कहकर संबोधित किया है। और संत कौन होते हैं? तो अब अंधभक्तों से और भाजपा के लोगों से, संघ के लोगों से कहता हूं, जरा इन गुणों को अपने अंदर देख लीजिए, इनमें से कितने % आपके अंदर है। तो संत की, मैंने राक्षसी प्रवृत्ति के लोग तो बता ही दिए। इसी रामचरितमानस में भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं संतों के गुण असंख्य हैं, वे विषय भोगों से दूर, वैरागी, सद्गुणों की खान होते हैं। वे पराया दुख देखकर दुखी हो जाते हैं, दूसरों का सुख देखकर प्रसन्न होते हैं, सदैव ममता का भाव रखने वाले होते हैं, संवेदनशील होते हैं। अहंकार, ढोंग, पाखंड, निंदा, छल कपट, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, भेदभाव, भय फैलाने से कोसों दूर होते हैं। कोमल हृदय वाले, दया, करुणा, प्रेम, सहयोग, मित्रता का भाव रखने वाले वैराग्यवान संत होते हैं। वे मेरी वचन मन, भगवान कहते हैं स्वयं, वे मेरी, मतलब भगवान अपने बारे में कहते हैं, वे मेरी मन, वचन, कर्मों से युक्त विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबका सम्मान करने वाले ऐसे लोग मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं। अब आप बताइए, इनमें से 1% भी गुण है क्या इन लोगों के अंदर? तो इसलिए संजय जी, हम बेकार, देखिए भारत का पतन निश्चित है, भारत का इस समय स्थिति बहुत खराब है। और जहां तक बीजेपी की आपने कुंडली की बात की, तो दर्शकों ये बीजेपी की कुंडली है। बीजेपी की कुंडली में ये जितना उनका जो प्रोपेगेंडा का हाउस है, वो भयंकर रूप से पीड़ित है। बीजेपी की एक ही स्ट्रेंथ है, झूठ फैलाना। जिस दिन बीजेपी को कि अगर इस चीज को रोक दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के जरिए, इस पार्टी का अगर कैंपेन को, इनके प्रोपेगेंडा को, इनकी IT सेल को ब्लॉक कर दिया जाए, अगर सुप्रीम या चुनाव आयोग इस पर डिसीजन ले, तो उसी दिन आप सोचिए बीजेपी अधमरी हो जाएगी, अधमरी हो जाएगी ये पार्टी। तो क्यों है? क्योंकि इनके तीसरे घर में, तीसरा घर होता है कैंपेन का, आपका कम्युनिकेशन का। इसमें सिंह राशि में वक्री मंगल जो छठवें घर का स्वामी है, आपने कहा ना झगड़ा भेदभाव करने वाला, क्योंकि छठवें घर का स्वामी वक्री है और राहु केतु के साथ है। और राहु केतु होता है छल कपट, और इसमें कपट आ जाता है। इसमें कपट की बातें, जहर फैलाने वाली बात करना समाज में, जैसे मस्जिदों पे आपने तिरपाल डाल दिया, ये सब मतलब बेवजह का आप सांप्रदायिक दंगा कराने का सामान तैयार कर रहे हैं। ये इनके गुण में, और इनका धर्म का ढोंग पाखंड है। आपको दर्शकों जानकारी के लिए बता देता हूं, कभी भी आप धार्मिक पिक्चरें दिखाइए, देखिए पुरानी,
पुरानी धार्मिक पिक्चर देख लीजिएगा, उसमें देखिए देवता इतना वेश बदल के नहीं आते हैं। राक्षस जब किसी को तंग करने आता था तो हमेशा ब्राह्मण का या संत का वेश बदल के आता था, क्योंकि राक्षस अगर ओरिजिनल रूप में आएगा तो लोग वैसे ही डर जाएंगे, भाग जाएंगे। इसीलिए वो संत के कपड़े पहन के आता था और ब्राह्मण का, ज्ञानी का बन के। वही बीजेपी का लोगों का हाल है। ये बेसिकली उस वेशभूषा में संत नहीं है, बल्कि राक्षसी गुण वाले हैं। और इसमें बृहस्पति इनका पीड़ित है, राहु के साथ तो गुरु चंडाल योग बना रहा है। गुरु चंडाल योग मतलब धर्म का अपोजिट रूप अधर्म, और राहु के साथ तो ना दिखावा पाखंड आ गया। शनि साथ में बैठा ही है, तो इनकी कुंडली में बेसिकली वो दोष ही है जिसके कारण ये बार बार इस तरह का व्यवहार करते रहते हैं। अब मैं दर्शकों एक छोटा सा केस लेकर के आया हूं, केस स्टडी के बाद में, उसके बाद प्रोग्राम खत्म करेंगे। इनकी बातें तो इनको तो भगवान अपने आप ही दंड दे रहा है। मैंने पहले ही कहा कि ट्रंप के रूप में जो दंड इनको मिल रहा है, और इनका जो देखिए, लोगों ने मेरे से पूछा चुनावी भविष्यवाणी का, मैंने आपको बता रहा संजय जी कि चुनावी भविष्यवाणी का आप देखो कि अब वो सारी चीजें आपके सामने खुल करके आ रही हैं कि किस तरह से इलेक्टोरल रोल में इन्होंने गड़बड़ियां की हैं। और आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर हुए थे, उन्होंने इस बात को कहा भी है कि ये 6 महीने पहले ही चुनाव मैनेज हो जाता है इस तरह से अगर आप गड़बड़ी करेंगे, और ये बहुत दुखद बात है। तो मैं आपको ये पास एक प्रोग्राम लेकर के आया था। मैंने आपको पिछले मांगलिक दोष की बात कही थी संजय जी। मांगलिक दोष पे मैंने कहा एक तरह का भ्रम ज्योतिषी फैला रहे हैं, तो मेरा एक काम था कि मैं दर्शकों को एक उस सच के बारे में बताऊं जो मैंने पिछले प्रोग्राम में क्लियर करने की कोशिश की थी। एक कुंडली, 2 केस स्टडी दिखा रहा हूं। मांगलिक दोष की कुंडली है, एक में विवाह लंबे समय से चल रहा है और एक में विवाह डिवोर्स हो चुका है। तो सबसे पहले एक बात यह आती है कि मांगलिक दोष से जो लोग डर रहे हैं कि भाई शादियां नहीं होगी, क्यों, इसका मुझे दुख इसलिए है, जब मैं रिसर्च कर रहा था संजय जी इंस्टीट्यूट में, तो एक गाजियाबाद से कोई एक लड़की का फादर, 2 लड़कियों का फादर मेरे पास आया और इतना दुखी था, उसके रिश्ते रिजेक्ट हो रहे थे। उसने मुझसे ये कहा कि आपके इंस्टीट्यूट में कोई प्रिंसिपल, कोई डायरेक्टर ऐसा है जो मेरी इस कुंडली पे मोहर लगा दे कि मेरी बेटी का मांगलिक दोष कैंसिल हो गया, मेरी बेटी की शादी हो जाए। मतलब वो इतना परेशान था, इतने रिश्ते उसके मतलब टूट चुके थे, रिजेक्ट हो रहे थे, उसकी लड़कियां बेचारी हो रही थी। तो वही चाहता था कोई अथॉरिटी मोहर लगा दे इसमें कि ये कि भाई कुंडली में मांगलिक दोष खत्म है और शादी आराम से हो सकती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए इसीलिए बता रहा हूं, ये केस स्टडी लेकर के आऊं कि दोनों मांगलिक कुंडलियां हैं। जैसे ये कुंडली है, दर्शक ये आराम से देखें, मैं आपके ऑफिस में भेजूंगा, दिखाइएगा। मांगलिक दोष मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, दूसरे भाव में, लगन में, 12वें भाव में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में अगर मंगल हो तो ऐसी कुंडली मांगलिक दोष की मानी जाती है। वो दोष नहीं है बल्कि मंगल का प्रभाव है। दोष अपने आप में शब्द कहना है गलत है टेक्निकली, क्योंकि भगवान की ये बनाई हुई कुंडली है। मतलब उस दिन का ग्रह नक्षत्र हमें तो नहीं बैठाए थे, तो जब भगवान ने जो चीज बनाई है उसमें मनुष्य को उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए दोष शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, इसलिए खराब माना गया कि किसी रिश्ते में क्रोध, उत्तेजना, हिंसा ये अच्छी नहीं मानी जाती। मंगल इस सब का कारक है। इसके लिए कहा गया कि भी पूर्ण रूप से कुंडली का अध्ययन करना चाहिए, तब जाकर के आप विवाह के बारे में आगे बढ़ें। तो मैं आपको बता रही, ये इस कुंडली में जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये 2 सितंबर 1980 की मंगलवार की 10:57 की बेंगलोर की कुंडली है। कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया था, इनका डिवोर्स हो चुका है, दूसरी मैरिज के बारे में पूछे, 2022 में इनका डिवोर्स हो गया था। और इस कुंडली में मजे की बात है, मंगल इनके दूसरे घर में है, जो मैंने लगन में ही है, जो मैंने आपको 6 घर बताए थे उसमें लगन में आता है, पहला घर लगन कहा जाता है। और मंगल 7 में, तुला लगन की कुंडली में 7वें घर का स्वामी। ये टेक्निकल चीजें संजय जी, क्योंकि इस प्रोग्राम को बहुत सारे ज्योतिषी भी देख रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि मैं अपने आप को बेसिकली उनके सामने स्क्रूटनी के लिए पेश कर रहा हूं। इस कुंडली में, इस कुंडली को देख के अच्छों की हवा खराब हो जाएगी कि ये तो स्ट्रॉन्ग मैरिड लाइफ की कुंडली है, क्योंकि इसमें 7वां घर होता है विवाह का। और ज्योतिष का फंडामेंटल सिद्धांत है, कोई ग्रह अपने घर को, अपने भाव को देखे तो उसको मजबूत करता है। फिर ये डिवोर्स कैसे हो गया इसमें कुंडली में? तो और मंगल इसमें मेष राशि 7वें घर में आती है, तुला लगन में, मंगल उसको देख रहा है, उसके बावजूद भी विवाह चला नहीं, डिवोर्स हो गया।
और तो और बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी 7वें घर पे जा रही है, फिर भी विवाह नहीं चला। तो ये मांगलिक दोष की ये कुंडली जिसमें तलाक हुआ। अब एक कुंडली, एक प्रोमिनेंट कुंडली दिखा देता हूं जो बार बार चर्चा में है। ये है अरविंद केजरीवाल जी की। ये अरविंद केजरीवाल जी भी मांगलिक हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की विवाह इतने सालों से कैसे चल रहा है? उनके बड़े बड़े बच्चे भी हैं। तो आज दर्शकों को ये इसी केस स्टडी पे कि दोनों मांगलिक कुंडली हैं, दोनों कुंडलियों में लगन 7वें घर पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आ रहा है और 7वां घर बली भी है। तो एक विवाह चला, एक नहीं चला। तो ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह पैदा कर देता है कि हमारी रीडिंग में कहां गलती हुई, कुंडली वांचने में, कुंडली में कहां गलती हो रही है। तो दर्शकों आपको बता देता हूं, हमेशा इस मांगलिक दोष की चीजें भ्रम से बाहर निकलिए। केवल एक चीज से कोई भी शादी टूटती और मतलब खराब नहीं होती है। आपको इन डेप्थ पूरी हॉरोस्कोप को स्टडी करना पड़ेगा। तो आज टेक्निकल पॉइंट इस हॉरोस्कोप का बता देता हूं कि क्यों ये अरविंद जी की मैरिज चल रही है और उन सज्जन की, उस लड़के की जो 1980 का जन्म था उसकी नहीं चली। अरविंद जी की कुंडली में ब्रह्मांड के तीनों शुभ ग्रह शुक्र, बुध और बृहस्पति 7वें घर को देख रहे हैं, विवाह के घर को, स्पाउस के घर को। तो मतलब ब्रह्मांड की सारी शुभ ऊर्जा उनके घर पे आ रही है, विवाह के घर पर। और मजे की बात, कोई ज्योतिषी तो उनको इनकी कुंडली भी खराब कह देता, क्योंकि नीच के मंगल की दृष्टि जा रही है 7वें घर पे। फिर ये विवाह क्यों नहीं टूटा, अरविंद जी का तलाक क्यों नहीं हुआ? मतलब दो कमियां आ रही हैं इसमें कि नीच का मंगल 7वें घर को देख रहा है और 7वें घर का स्वामी नीच का है। शनि इनका नीच का है। 7वां घर सिंह लगन की कुंडली के 7th हाउस में कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, वो नीच का है। लेकिन उसने अच्छा घर पकड़ा है, उसने 9वें घर जो सबसे मजबूत भाव नैतिकता का, धर्म का होता है। सो एक बाइंडिंग होती है, आध्यात्मिक शक्ति, वो विवाह को हमेशा वो बचा के रखती है। तो इसको दर्शकों टेक्निकल चीज बताते, तो मैं अगर इसको मेरे पास केस स्टडी आती तो मैं इसको कैसे हल करता, कैसे सॉल्व करता कि इस कुंडली में देखिए शुक्र की अवस्था अच्छी नहीं है। जो पहली कुंडली मैंने दिखाई थी इसमें शुक्र की अवस्था नहीं है, अच्छी नहीं है। शुक्र जो है विवाह का कारक है, स्त्री का और सेक्स का कारक है, और वो राहु केतु के बीच में पीड़ित हो रहा है। दर्शक दोबारा देख लें और ज्योतिष को सीखने वाले लोग भी देखें। और अरविंद केजरीवाल की कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, वो केंद्र में और 2 शुभ ग्रहों के साथ बैठा है। तो शुक्र, केवल शुक्र के गड़बड़ होने से एक विवाह चला, एक विवाह नहीं चला। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए आज के इस समाज में जहां पर इतने तेजी से डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं संजय जी, और कोर्ट कचहरी से ये हल नहीं होने वाले हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी बेसिक चीजें। आज बच्चों की एस्पिरेशन ज्यादा है, बच्चों ने नई दुनिया देख ली, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी उनके पास है, तो उनको पार्टनर सिलेक्ट करने का उनका अधिकार है। आज माँ बाप के पास ये विषय नहीं रहा है। आज स्पाउस का सिलेक्शन का विषय माँ बाप के पास है। तो मैं जल्दी से बताता हूं, एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। एस्ट्रोलॉजी के एंगल से हमारे बर्थ चार्ट में क्या देखना चाहिए, जोशियों आप जो एस्ट्रोलॉजर से मेरी बात को सुने कि क्या देखना चाहिए जिससे हम देखें कि किसी कुंडली में अच्छा विवाह का योग कैसे बन सकता है। ज्योतिष के एंगल से हमारे जन्म की कुंडली में ग्रहों की स्थिति, गुड मैरिड लाइफ का, गुड और बैड मैरिड लाइफ का प्रॉमिस, और उसकी दशा का पैटर्न विच इज बेस्ड ऑन प्रारब्ध, मीन्स कर्मों का, पास्ट कर्मों का लाइफ फल डिसाइड करते हैं। विवाह सफल होगा या ब्रेक होगा, क्या विवाह में संतान, प्रॉस्पेरिटी का गेन और लॉस है या अन्य सुख है या नहीं है। तो इसमें हमेशा लग्न से, जहां से टोटल हेल्थ देखी जाती है, वो उसको अध्ययन होना चाहिए। दूसरा घर और चौथा घर, दूसरा घर फाइनेंस का, वाणी का होता है। अगर आपकी वाणी अच्छी नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं आप निभा सकते हो, याद रखिएगा। संस्कार का भी दूसरा घर है। तो दूसरा घर, चौथा घर होता है संतोष का और पूरी डोमेस्टिक हैप्पीनेस का। सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस हैप्पीनेस, फेथ, कंटेंटमेंट, कुटुंब और वाणी का सुख, दान, धन, ये देखना, अध्ययन करना चाहिए। कंडीशन ऑफ 7th हाउस, 7th हाउस आपका विवाह का, स्पाउस का मतलब है यूनियन, कंप्रोमाइज, मैरिज। 8वां घर लॉन्जिटिविटी का, 12th हाउस प्लेजर का। कंडीशन ऑफ मून, चंद्रमा की अवस्था जरूर देखनी चाहिए। चंद्रमा जो है आपका स्टेट ऑफ माइंड है और इमोशंस का और रोमांस का सिग्निफिकेटर है। वीनस सेक्स लाइफ है। 5th हाउस हमारा रोमांस का, प्रेयर का, प्रोजनी का, एजुकेशन का,
और 9वां घर मॉरल, एथिक्स, प्योरिटी ऑफ माइंड, इंटेंशंस एंड गुड डीड्स का होता है। आपको बताऊं, देखिए संजय जी, बस एक 2 मिनट और लूंगा आपको। एक ज्योतिषी कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है समाज में इसके लिए, क्योंकि हमने इस पर 3 बरस रिसर्च की थी, तो इसलिए मैं जानता हूं। विद स्पिरिचुअल with spiritual advancement and astrological insight, our mindset can be changed and we can bring happiness and contentment and become a responsible person. Regular prayer, meditation, deep breathing activities, yoga, we can shed our ego and anger, control our desires, excuse people, हम लोगों को क्षमा करना सीख जाते हैं, and can be more humble. Try to understand the relationship. Treat these as privilege to serve. This type of relationship can enhance our vision of life. It is a spiritual relationship. जहां पर हम सेवा भाव ले आते हैं कि भाई मैं एक लड़की को, वो अपने माता पिता को छोड़ के आई है, मुझे इसकी सेवा करनी है, ठीक है, उसको उतना ही सम्मान का अधिकार है जैसा मेरा सम्मान है। ये भावना आपके अंदर आती है तो एक आध्यात्मिक रिश्ता बन जाता है। देखिए, सोशियोलॉजिस्ट डू ए मैक्रो लेवल स्टडी ऑफ पीपल एंड सोसाइटी, while an astrologer do an in-depth micro level study of their destiny and their life. In between दो प्रोफेशनल आते हैं मैरिज बचाने में, काउंसलर जिनको कहते हैं। एक होता है साइकियाट्रिस्ट, दूसरा होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। लेकिन उनकी भी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि वो आपके साथ कुछ सेशन करते हैं तब आपको कुछ सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन ए वेल एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर कैन बी ए वेरी गुड हेल्प, बिकॉज he can study and understand the mental as well as intellectual needs of both boy and girl before marriage and can guide them with pre-marriage counseling of their destinies. An astrologer can give better solution to them than the other professional, because he is the only person who can have insight of one's karmas of destiny. इसके कारण चलते चलते ये सब बात, बाकी 100 बातों से एक बार, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। राम के द्वार पे योगी आदित्यनाथ जी को मेरा संदेश पहुंचेगा, राम के द्वार पे पहुंचे ही नहीं हो तुम, उसके लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। और तुलसीदास जी कहते हैं हो तो ना आज्ञा बिन पैसारे, मतलब राम की भक्ति का प्रसार करते, पैसारे मतलब फैलना। राम की भक्ति आपके अंदर बढ़े, राम की श्रद्धा आपके बढ़े, आप राम का आशीर्वाद आपको मिले, वो तभी संभव है जब हनुमान जी की कृपा होगी। सो श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मऊ हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजीव नारायण जी, और मुझे यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। बड़े खुल के बोलते हैं, मुझे तो लगता है कभी कभी क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या भविष्यवाणी कर देते हैं, गजब है। कैसी लगी बातचीत? मुझे आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा, बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।